19 जनवरी 1981 अमेरिकी सैलर स्टीवन कैलाहन मिनी ट्रांजिट नाम की एक समुद्री रेस में हिस्सा लेते हैं, जिसमें उन्हें अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैनरी आइलैंड तक पहुंचना होता है, जिसमें उनका साथ देती है उनकी खुद की बनाई हुई बोट नेपोलियन सोलो। अब क्योंकि एक सैलर होने के साथ साथ स्टीवन पेशे से एक नेवल आर्किटेक्ट भी थे, तो अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए स्टीवन ने खुद अपने ऊपर ही भरोसा जताया और 6.5 मीटर लंबी नेपोलियन सोलो को तैयार कर उस पर सवार हुए और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जा पहुंचे। इस प्रतियोगिता के 3 पड़ाव थे, जिसकी पहली शुरुआत अमेरिका के रोड आइलैंड से होनी, जिसमें पहला पड़ाव था बरमुंडा और दूसरा इंग्लैंड। इन दोनों के चरणों को स्टीवन बड़े ही आराम से पार कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी यात्रा तीसरे और अंतिम चरण की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, तभी अचानक बीच में पहले तो मौसम खराब होता है और फिर स्टीवन की किस्मत भी, जब बोट में अचानक तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है और अचानक संतुलन बिगड़ने लगता है। हालांकि इस बाधा को तो वो जैसे तैसे कर पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ घंटों की रिपेयरिंग के बाद नाव फिर से काम करने लगती है। लेकिन अब यहाँ स्टीवन को लगने लगता है कि शायद उनकी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन सच तो यह था कि उनकी परेशानियां कुछ समय के लिए टल जरूर गई थी, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुई थी। और मात्र कुछ ही घंटों के बाद जब स्टीवन की कैनरी आइलैंड को पार कर ही रही होती है, तभी एक विशालकाय व्हेल से टकरा जाती है और जो परेशानी अभी तक टल रही थी, अब वही स्टीवन की जान लेने पर उतारू हो जाती है, क्योंकि व्हेल का हमला इतना जोरदार था कि उसने नेपोलियन बोट को एक ही पल में ध्वस्त कर दिया। इसके दौरान स्टीवन केबिन में बैठकर उसे चला रहे थे, लेकिन अचानक हुए व्हेल के हमले के कारण केबिन का दरवाजा अटक गया और स्टीवन उसी में फंसे रह गए। इधर नाव तेजी से गहरे पानी में डूबने लगी और वहीं दूसरे तरफ केबिन में फंसकर नाव के साथ स्टीवन भी गहरे पानी में चले गए। इस समय उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद अब उनकी जिंदगी कुछ ही पलों की मेहमान है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी तो स्टीवन जिस दरवाजे को काफी देर से खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो एक ही झटके में खुल जाता है और पानी के ऊपर आने में भी कामयाब हो जाते हैं। अचानक हुए हादसे की वजह से स्टीवन पूरी तरह घबरा चुके थे, लेकिन उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि अब वो बीच समुद्र में अकेले हैं और वो भी बिना किसी जरूरी सामान के। तो स्वाभाविक था कि ऐसे सिचुएशन में उनकी जान अब केवल उन्हीं के हाथों में था। अब जो करना था अब उन्हें ही करना था। इसलिए स्टीवन अब नॉर्मल हुए और नाव डूबने और उसमें फंसे रहने के सदमे से बाहर आ गए और नाव में मौजूद लाइफ बोट को ढूंढने लगे ताकि बीच समुद्र अपने लाइफ को बचा सके। लेकिन शायद अब वो समय आ चुका था जब स्टीवन का जीवन पल पल संघर्ष ही होने वाला था, जिसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन समय के साथ साथ उनकी किस्मत बदतर भी होती जा रही थी। स्टीवन अभी कुछ ही देर पहले मौत की मुंह से बाहर आए थे। अब उन्हें नाव में मौजूद लाइफ बोट के साथ साथ कुछ जरूरी सामान को ढूंढने में दिक्कत थी, क्योंकि रात के अंधेरे में समुद्र के गहरे पानी में डूबी ही नाव में से कुछ भी खोज कर लाना असंभव सा लग रहा था। लेकिन स्टीवन ने काफी लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार इस बाधा को भी पार कर और मौत से लड़ते लड़ते उन्हें जो कुछ भी नाव पर मिला, स्टीवन ने उसे अपने एक सहारा लाइफ बोट पर लाकर रख लिया। स्टीवन अपनी डूबी हुई नाव में एक मिसिंग रॉड, खारे पानी को साफ करने वाला फिल्टर और एक स्टीवन गन लाने में कामयाब रहे और जल्दी जल्दी जो कुछ भी खाने पीने का सामान में जैसे पीनट, कुछ अंडे, फल और कुछ पीने का साफ पानी इकट्ठा कर पाए और उन्हें अपने लाइफ बोट पर लेकर आ गए थे। लेकिन अब उनकी नाव भी काफी गहराई तक डूब चुकी थी। वैसे में अब दोबारा वहां जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती, इसलिए स्टीवन ने जितना भी उनके हाथ लगा था उसमें सब्र करना बेहतर समझा। लेकिन अब यहाँ समस्या थी कि वो सामान केवल 2 हफ्तों तक ही चला सकते थे, जबकि स्टीवन खुद ये नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कितने दिन लगने वाले हैं। इसलिए स्टीवन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक जीवन के संघर्ष को पूरा करेंगे। ये नाव में रखे सामान को बस इतना ही खाते जिसमें उनकी सांसें सलामत रहें। दिन यूं ही बीतते गए और अब स्टीवन भी अटलांटिक महासागर में खोए हुए करीब 25 दिनों से ऊपर नाव में रखा हुआ खाने का सामान और पीने का पानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ फैला हुआ विशाल समुद्र और सर पर नीला आसमान, इन दोनों के बीच स्टीवन ऐसी हालात, उनकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि पेट भरने के साथ साथ उन्हें सही रास्ता भी ढूंढना था, क्योंकि ऐसा वो नहीं कर पाते तो उनकी मौत तो तय थी। लेकिन उनकी बदकिस्मत की अब ये दोनों चीजें उससे अब काफी दूर हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता उसे किसी की बात का डर भी नहीं रहता। स्टीवन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब उनमें अचानक एक नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने कसम खा ली कि अब किसी भी तरह अपनी जान बचाकर ही रहेंगे। स्टीवन ने जिंदा रहने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाने शुरू कर दी और नाव में मौजूद फिल्टर की समुद्री पानी को साफ कर पीने लगे। फिशिंग रॉड से मछलियों को शिकार करते और जब कभी भी बारिश होती तो उस पानी को इकट्ठा कर लेते ताकि समय आने पर उसे भी पी सकें। पेट भरने के लिए वो कच्ची मछलियों को खाने लगे और भटके हुए रास्ते को पता लगाने के लिए स्टीवन ने जो कुछ भी किया उसे देखने के बाद तो भगवान को भी उन्हें दूसरा जीवन देने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल स्टीवन ने नाव में रखी पेंसिल की मदद से सेक्शन नाम का एक उपकरण बनाया, जिसमें आसमान में मौजूद उत्तरी तारों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि हम बीच समुद्र में कहाँ हैं, हमें किधर जाना है। हालांकि इसका कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे ये 25 दिनों 50 दिनों में बदल चुके थे और स्टीवन आज भी गहरे समुद्र के बीचों बीच कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर थे। लेकिन स्टीवन का आज भी जिंदा रहना कहीं न कहीं ये साबित कर रहा था कि उसमें जिंदा रहने की उम्मीद अब भी बाकी थी। अब तो इस संघर्ष के आदी भी हो चुके थे, लेकिन स्टीवन ये नहीं जानते थे कि जिस नाव को वो जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी उनके जान के लिए खतरा
बन चुकी थी। अब इसका एहसास स्टीवन को तब हुआ जब एक शार्क मछली ने उनके नाव पर अचानक से एक जोरदार हमला कर दिया। एक बार फिर शार्क के हमले से तो स्टीवन बच गए, लेकिन उसके चलते उनकी लाइफ बोट में एक छेद हो गया। बोट में मौजूद हवा का दबाव तेजी से कम होने लगा। स्टीवन ने एक बार फिर से किसी तरह नाव को तो ठीक कर लिया, क्योंकि बदकिस्मती से भरे इस सफर में भी किस्मत अभी उनका साथ दे रही थी। क्योंकि जब पहली बार स्टीवन को डूबी हुई नाव से निकलने में जरूरी सामान को इकट्ठा करने में संघर्ष करना पड़ रहा था, तभी गलती से स्टीवन के हाथ में एक स्टेशनरी किट लग। लेकिन जब स्टीवन उस नाव पर टेप लगा रहे थे, तभी उन्हें वो वजह भी पता चली कि आखिर उन पर शार्क हमलावर क्यों हुई थी। दरअसल इन 50 दिनों में नाव के ठीक नीचे वनस्पतियों से भरपूर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका था, जिसे देखकर शार्क उनके नाव की तरफ आकर्षित हुई थी और उसने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें स्टीवन किस्मत से बच तो गए थे, लेकिन समस्या इस बात की थी कि किस्मत उन्हें हर बार मौत के मुंह से निकाल देती थी, और वो उन्हें हमेशा तब धोखा दे देती थी जब स्टीवन के आसपास से कोई दूसरा जहाज गुजरता, क्योंकि ये जहाज स्टीवन को नजरअंदाज कर वहीं समुद्र में मरने के लिए छोड़ जाती थी। इन्हीं सब के बीच करीब 2 महीने का समय बीत चुका था, और इन सब के बीच वहां से अब तक 7 ऐसे जहाज गुजरे थे जिसे स्टीवन ने खुद अपने आंखों से देखा था। यहाँ तक कि नाव में मौजूद फायर गन को दाग कर बचाने का इशारा भी किया था, लेकिन वो एक बार भी कामयाब नहीं हुए, जो उन्हें अंदर ही अंदर ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि चाहे वो जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो अपनी नियति को नहीं बदल पाएंगे। दोस्तों, वो यही पल होता है जब इंसान जीवन में उम्मीद को छोड़ने लगता है, और उम्मीद एक ऐसी चीज होती है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि 70 दिनों से ज्यादा एक इंसान समुद्र के बीचों बीच अपनी खराब किस्मत, विशालकाय मछलियों के हमले, समुद्री तूफान, भूख, प्यास, हर एक चीज से लड़ रहा था, और ऐसे में 7 बार मदद उसके बिल्कुल करीब से गुजर जाए तो स्टीवन की मानसिक हालत में जो भी रही होगी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अंदर से कहीं ना कहीं ही मर चुके होंगे। अब तो बस जान निकलने की देरी थी। आखिरकार 75 दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद जिंदा रहने की उम्मीद भी पूरी तरह से छोड़ दी थी। तभी 76वें दिन एक चमत्कार होता है। आखिरकार स्टीवन की मेहनत रंग ले ही जाती है। जब ग्वाडेलूप के बंदरगाह पर कुछ मछुआरों को स्टीवन की नाव दिखाई देती है। मछुआरे नाव की हालत देखकर ही समझ जाते हैं कि उस नाव पर जो भी हो, जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे मदद की सख्त जरूरत होगी। और इस तरह 76 दिनों के एक भयावह संघर्ष के बाद 40 किलो के एक अधमरे स्टीवन की जान उन मछुआरों द्वारा बचा ली जाती है, जिन्हें वो लोग तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहाँ करीब 1 हफ्ते तक चले इलाज के बाद आखिरकार स्टीवन को होश आ जाता है। इस समय स्टीवन शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति फिर भी गंभीर ही रहती है, जिसके चलते अपने संघर्ष को किसी के साथ साझा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि जैसा उनके साथ हुआ, किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है, जहां पर उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसे में क्या पता उनका यह एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए और शायद उनकी जिंदगी बच जाए। इसलिए स्टीवन अपनी पूरी आवृत्ति 76 डे लास्ट एट सी में लिखते हैं, जिसे पढ़कर लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा कोई इंसान इतने संघर्षों के बाद भी जिंदा रह सकता है। यह संघर्षमयी कहानी लोगों को इतनी पसंद आती है कि उनकी किताब साल 1986 की जब बेस्ट सेलिंग बुक होती है। बस इतनी नहीं, उन पर कई शानदार डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। और तो और साल 2012 में आई ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ द पाई, और वो फिल्म जो कहीं न कहीं स्टीवन के संघर्ष से मेल खाती थी, जिसको पर्दे पर असली रूप देने के लिए स्टीवन की मदद ली गई थी, और उन्होंने अपने 30 साल पुराने जानलेवा संघर्ष को साझा कर उस फिल्म में जान फूंक दी। इसके अलावा स्टीवन ने इस घटना के बाद एक बोट भी तैयार किया, जो इस माहौल में भी किसी व्यक्ति की जान तो बचा ही सके। साथ में उन्होंने एक ऐसी राफ्ट तैयार की जिससे बारिश का पानी भी इकट्ठा किया जा सके और उसमें हवा का दबाव भी कभी कम ना हो पाए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टीवन का यह संघर्षशील कहानी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक करिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।